और देखो आज आपके सामने मैं ला चुका हूं विज्ञान का, देख सकते हो 2023 का बिल्कुल ही वायरल पेपर। पूरा इसको मैं हल कराने वाला हूं। आप देख सकते हो सभी प्रकार के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरे। यहाँ पर देखो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये देखो। और उसके बाद देखो सारे यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है। देख लो ये सारे पूरे मैं आपको हल करवाने वाला हूँ दोस्तों। वीडियो को आप लास्ट तक देखोगे, पूरा देखोगे, और आपके 27 फरवरी में बिल्कुल ऐसा पेपर आएगा। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। आओ देखते हैं यहाँ पर इसका हल पूरा बिल्कुल ही मैं सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। और आप अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल पर स्कूल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लो, ऐसे वीडियो यहाँ पर मिलती रहती है। देखो 2023 विज्ञान का बिल्कुल यहाँ पेपर है, आप सबको देख सकते हो। निर्देश भी आप पढ़ लेना, आपको पढ़ना हो तो। आओ हम पहले खंड आ से आपका सॉल्व कराते चलेंगे एक एक क्वेश्चन, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन कहीं पर ना रह जाए। मैं चाहता हूं कि आपका कहीं भी कोई भी प्रकार की कंफ्यूजन बिल्कुल बचे ही ना। इस वीडियो को देखने के बाद आप इतने अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और देखो इसको आप चाहो तो एक जगह पर अच्छे से नोट कर सकते हो। जैसे देखो खंड आ क्या है, खंड आ कह रहा है कि बहुविकल्पीय प्रश्न। खंड आ क्या बोल रहा है, बहुविकल्पी प्रश्न। और आपको पता है कि बहुविकल्पी प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 मार्क का पूछा जाता है। 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है। पहले देखेंगे उपखंड आ। उपखंड आ में क्या है, आपके सारे बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जितने आपके जीव विज्ञान के क्वेश्चन हैं वो है। तो चलो उसको हम पहले सॉल्व कराते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखोगे जो पहला क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में कि सपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखो सपोषी पोषण मतलब सपोषी जो कि स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें हम सपोषी पोषण कहते हैं। तो उसके लिए क्या आवश्यक है। अब सपोषी अगर आप खुद खाना बना रहे हैं तो उसके लिए क्या आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, या फिर क्लोरोफिल, या फिर सूर्य का प्रकाश, या फिर उपरोक्त सभी। मान लो आप ही खुद खाना बना रहे हैं खुद से, तो आपको क्या क्या आवश्यक होंगी, क्या क्या चीजें आपके लिए आवश्यक रहेंगी, वही सोच कर यहाँ पर आपको हल दे देना। तो जैसे देखो मान लो आप कुछ भी बना रहे हो, ठीक। जैसे आपका कुछ इसेंशियल कुछ चीजें रहती हैं कि उसमें पानी लगना ही लगना है, ठीक, पानी लगना ही लगना है, वाटर। और उस पर कुछ चीज़ें रहती हैं जैसे नमक हो गया, सब्जी बना रहे हैं तो ऐसी चीज़ें रहती हैं। तो ऐसे इसमें जो सपोषी पोषण होता है उसमें ये सभी चीज़ें चाहिए होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी, जल भी, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। तो उपरोक्त सभी लगेगा सही। उसके बाद आते हैं हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन किस चीज़ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो उसको देखेंगे। पहला है ए उत्सर्जन, बी है श्वसन, सी है पाचन, डी है वृद्धि में। आप लोग बताओ ये किसमें इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो यह निभाता है किसमें, श्वसन में, ठीक है दोस्तों, यह श्वसन में निभाता है। और चलो अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं और एक चीज। हाँ, इसका अगर आपको PDF भी डाउनलोड करना तो आप लोग गूगल पर सर्च करना pankajstudycenter.com। कहाँ पर आपको सर्च करना दोस्तों, जाकर गूगल पे आप जाइएगा, गूगल खोलिएगा, ठीक। वीडियो देखने के बाद जैसे आप वीडियो खत्म होगी आप लोग जाइएगा, उसके बाद वहां पर इसका PDF बिल्कुल ही मिल जाएगा, बिल्कुल मुफ्त में, ठीक है दोस्तों। तो चलो देखते हैं थर्ड वाला जो है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। और यहाँ पर आपको सॉल्यूशन में पूरे बता दे रहा हूं। जब सॉल्यूशन यहाँ पर आप जान लो, PDF भी आपको मिल जाएगा, ठीक। तो देखते हैं थर्ड जो है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जो पादप है, जो पौधे होते हैं, उनमें जाइलम क्यों उत्तरदायी होता है। जाइलम जल का वहन करने के लिए, कि भोजन का वहन करने के लिए, कि अमीनो अम्ल का वहन करने के लिए, या फिर ऑक्सीजन। देखो जो थर्ड क्वेश्चन, पादप में जाइलम क्यों उत्तरदायी होता है, बताओ पादप में जाइलम क्यों उत्तरदायी होता है। और इसकी मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ याद करने की। ये जो जाइलम है पहले तो जान लो, ये जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। अब यहाँ से जाइलम और फ्लोएम दो चीज होता है ना, आपको पता है क्या होता है। एक होता है, यार ये पेन कहाँ चली गई, वो वाली कहाँ गई, ये है, हाँ जो चलती है तो चल ही नहीं रही है। ये देखो जाइलम और है फिर एक फ्लोएम, ठीक, जाइलम फ्लोएम। तो देखो जो जाइलम है और फ्लोएम, जाइलम शुरू में देखो जा है इसलिए जल हो गया, ठीक। फ्लोएम में देखो फा है, आप कहेंगे फा से क्या होता है, फा मतलब फा, ये देखो एफ, फा तो एफ से क्या होगा, फूड मतलब भोजन। तो जो जब जाइलम आ जाएगा तो आप जल लिखेंगे, और फ्लोएम जहाँ आ जाएगा वहाँ पर भोजन। तो ऐसे आप समझ लो कि जाइलम से जल होता है, फ्लोएम से भोजन। आप वीडियो देखो, मैं बहुत ऐसी ऐसी ट्रिक आपको बता रहा हूँ। आप चैनल पे देखोगे ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसे आपका हंसते खेलते हुए आपका याद हो जाएगा। फिर है चौथा नंबर जो क्वेश्चन, मनुष्य के में एक तंत्र का एक भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में एक तंत्र, एक भाग है जो कि संबंधित है।
पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो देखो, मनुष्य में एक तंत्र, एक भाग है जो कि संबंधित है। वह किससे संबंधित है दोस्तों? वह है उत्सर्जन से संबंधित। ठीक, अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। और आप लोग मुझे बताते भी चलोगे कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि आपको मुझसे पहले बताना है ना, तो मुझसे पहले आपको बताना है, तो आप बताते चलोगे। देखो, जो हमारा 5वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ऊर्जा का सिक्का, निम्न में से कौन ऊर्जा का सिक्का या फिर मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो बताओ, एडीपी, एटीपी, एएमपी या फिर पाइरुविक अम्ल। बताओ आप लोग क्या होगा? 5वें का क्या होगा? निम्न में कौन ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो बताओ, यह होता है एटीपी। क्या होता है? एटीपी। आप लोग बिल्कुल सही इसका अच्छे से याद कर लो, जैसे मैं बता रहा हूं, और बोर्ड परीक्षा में यही आपको छाप कर चले आना है। ठीक, तो चलो, जो हमारा 6वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है बायो का, उसके बाद हमारा फिजिक्स आ जाएगा, भौतिक विज्ञान। देखो, मानव हृदय कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? इसमें आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, जो पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 4, तीसरा है सी का है 3 और चौथा है 6। तो देखो, मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि मानव हृदय में, ह्यूमन हार्ट में आपके 4 कोष्ठक पाए जाते हैं दोस्तों। 4 कोष्ठक ह्यूमन हार्ट में पाए जाते हैं। उसके बाद देखो, उपखंड खा, उपखंड खा पे हम आ जाते हैं। देखो, उपखंड खा क्या कह रखा है? उपखंड खा का पहला जो क्वेश्चन है, मतलब 7वां क्वेश्चन, प्रतिरोध का मात्रक होता है। देखो, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बताना है आपको। ए है ओम, बी है ओम प्रति मीटर, सी है ओम इंटू मीटर, डी है ओम प्रति ओम। ठीक है, मीटर प्रति ओम। तो बताओ, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? इसको आप लोग मुझे बताओ। तो प्रतिरोध का जो मात्रक है यहाँ ओम होता है। क्या होता है प्रतिरोध का मात्रक? ओम होता है। ठीक, अब इसी प्रकार के जैसे मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा पूरा। ठीक है, कोई बदला क्वेश्चन नहीं रहेगा कि हाँ आपको दे देगा इंटर का क्वेश्चन, बीएससी का क्वेश्चन दे रहा है, ऐसे ही रहेगा पूरा। और जितनी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सिर्फ उतने ही पढ़कर जाना, उससे बाहर आप देख लेना, गारंटी है 99% आपके बोर्ड परीक्षा में, कितने 99% फंसेगा। वीडियो सेव करके रख लेना और पेपर देने के बाद आ जाना। बस शर्त इतनी है कि जितनी भी चीजें मैं प्लेलिस्ट में डालते जा रहा हूं, मैं एक प्लेलिस्ट आपकी बना दिया हूं, टारगेट 95% विज्ञान में, तो उस प्लेलिस्ट को आप कंप्लीट कर लो। उससे बाहर आप देख लेना, आपके एक क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो कि 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं। तो उतना आप लोग को ध्यान रखना। अब देखते हैं जो हमारा क्या है 8वां क्वेश्चन। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? ए है 0 होता है, बी है इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, सी है इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है, या फिर डी है कि यह बिंदुओं पर समान होता है। आप लोग बताओ क्या होता है? बताओ क्या होता है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो है, मैग्नेटिक फील्ड, वह कैसा होता है? जहां तक देखो चुंबक का जो जहां तक प्रभाव रहेगा, जहां तक चुंबक का प्रभाव रहता है उस एरिया का, उसे हम चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। तो उसको देखो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र वह होता है सभी बिंदुओं पर समान होता है। क्या होता है? सभी बिंदुओं पर समान होता है। उसके बाद जो हमारा 9वां क्वेश्चन है कि एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। देखो, एक गतिमान आवेशित कण क्या उत्पन्न करता है? केवल चुंबकीय क्षेत्र या फिर केवल विद्युत क्षेत्र या फिर चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। 9वें का क्या हो जाएगा दोस्तों? एक गतिमान आवेशित कण क्या उत्पन्न करता है दोस्तों? बताओ, एक गतिमान आवेशित कण क्या उत्पन्न करता है? वह क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। मान लो कोई भी कण है, कोई एक आवेशित कण है, ये कण हो गया और यह धन आवेशित है। ठीक, यह आपका क्या उत्पन्न करेगा? दोनों उत्पन्न करेगा, क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र। ठीक, क्षेत्र कौन सा? विद्युत और चुंबकीय। ठीक है दोस्तों, तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब देखो, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्या है? वह है कि यहाँ पर देखते हैं, वो यह है कि
गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। देखो अगर हमें गर्म जल प्राप्त करना है तो हम सौर जल तापक, देखो जो सौर जल, जो सोलर से जो जल गर्म होता है, अब कैसे गर्म होता है मैं बताता हूँ, वो हम किस दिन नहीं कर सकते। तो जैसे मान लो यह सोलर पैनल आपका लग गया, ठीक, ऐसे लगा रहता है ना, ऐसे, आर्ट उतनी सही मेरी नहीं है बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ बन जाए। चलो ऐसे ही मान लो ये सोलर पैनल लगा हुआ है, तो ये ऐसे कुछ रहता है, यहाँ पर सूर्य निकला रहता है जिसकी गर्मी की वजह से क्या होता है, इस पे पड़ता है, तो इसके बाद क्या होता है, इस पे पानी में ऐसे कुछ सिस्टम लगाया जाता है कि कुकर की तरह बना दिया जाता है, जिससे कि पानी उसमें डाल देते हैं तो वह गर्म होता है। लेकिन किस दिन वह गर्म नहीं होगा, तो वह गर्म कब नहीं होगा, अब जब आपको उसको धूप नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर धूप वाले दिन या तो पहले ही गर्म हो गया, नहीं, गर्म दिन तो यार गर्म ही होगा। वायु वाले दिन, वायु से उसका कोई मतलब नहीं है, दूर दूर तक नाता नहीं है, क्योंकि अगर धूप निकली रहेगी वायु चाहे जितनी तेज चले वह गर्म होगा। लेकिन 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 जो बादल वाले दिन है उस दिन वह गर्म नहीं होगा। जो बादल वाला दिन है, जिस दिन बादल रहेगा उस दिन गर्म नहीं होगा। तो ये 10वीं का कौन सा जाएगा, बी वाला, बादल वाले दिन, ठीक है। उसके बाद देखो 11 नंबर क्वेश्चन है, डायनमो परिवर्तित करता है। जो देखो डायनमो है, डायनमो क्या परिवर्तित करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में नहीं करता है, रासायनिक को विद्युत में नहीं करता डायनो, ठीक है। क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में नहीं। और देखो क्या है, देखो विद्युत ऊर्जा में तो चेंज करता है लेकिन रासायनिक ऊर्जा को चेंज नहीं करता, ये बात है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे पेज पे, चलो देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या फिर यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। तो अब देखो हमारे पास यही बचा, जब विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है यांत्रिक ऊर्जा को, यह वाला बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग देखो साइंस की तैयारी के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। और एक चीज, जितने भी लोग देख रहे हो 27 फरवरी का आपको पेपर है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करो, देखते हैं कितने ज्यादा लाइक होते हैं, कितने ज्यादा शेयर होते हैं। 12 नंबर जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। मान लो आपकी जो आंख है बिल्कुल स्वस्थ, मान के लो आपकी आंख स्वस्थ है ही, आपकी आंख स्वस्थ है, ठीक, तो उसके लिए दूर बिंदु, सामान्य स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु क्या होता है, दूर बिंदु क्या होता है, मतलब कितनी दूरी तक वह देख सकता है, उसकी लिमिट क्या है। ह्यूमन आई, ये देखो आई हो गया ना ह्यूमन की, आई, ठीक, ये आई हो गई, तो इसके दूर तक आखिर कितना दूर देख सकता है, 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, या फिर 1000 किलोमीटर, या फिर 10,000 किलोमीटर, बताओ आखिर कितना दूर ह्यूमन आई देख सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, अनंत पर। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, वो यह गलती कर देंगे कि 25 सेंटीमीटर लगाकर चले जाते हैं। वह 25 सेंटीमीटर दूर बिंदु नहीं, निकट बिंदु होता है, वह निकट बिंदु होता है, दूर बिंदु होगा अनंत पर। देखो आप यहां से चंद्रमा भी देख सकते हो, सूर्य भी देख सकते हो ना, तो अनंत दूरी पर है, तो यहां से क्या होगा, 12वें का डी वाला अनंत पर। देखो उसके बाद हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। देखो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या फिर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो जिसका अपवर्तनांक, तो एक कांच है, देखो एक कांच है जिसका कि अपवर्तनांक 1.5 है, जिसका अपवर्तनांक क्या है, 1.5 है, में प्रकाश की चाल होगी। तो बताओ इसमें प्रकाश की चाल क्या होगी। ऑप्शन ए है 4.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या फिर बी है 2.0 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, या फिर सी है 3.0 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, या फिर वहीं पर डी आता है हमारा, डी क्या है 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो बताओ एक निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तो कांच जिसका अपवर्तनांक कितना है 1.5, तो प्रकाश की चाल कितनी होगी, तो प्रकाश की चाल आप लोग बताओ कितनी होगी। इसमें से प्रकाश की चाल आपको बताना है दोस्तों कितनी होगी। चलो आपके सामने इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा आपका सही ऑप्शन होगा आप लोग मुझे बताओ। तो इसका दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा यह 2 वाला होगा, ठीक है दोस्तों। अब कैसे होगा, देखो हम प्रकाश की चाल को क्या करेंगे, प्रकाश की चाल कितनी है, इसको जरा हम फोल्ड कर देते हैं पेपर पर, तो अच्छे से हो जाएगा। देखो चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बट्टे 1.5 कर देंगे, दशमलव हटाएंगे, 0 लगाएंगे, 15 दूनी 30, तो 2 × 10⁸ आ गया मीटर प्रति सेकंड,
तो ये वाला जो है आपका डी वाला, यही डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी पर आंख मूंद कर आपको टिक लगा देना। देखो उसके बाद हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखो कि 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपसे यह कह रहा है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। और ये क्वेश्चन एकदम रट कर चले जाना, 100% बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कह रहा है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। देखो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होता है, AgCl प्रयुक्त होता है, या फिर PbNO3 का होल ट्वाइस ये होता है, या फिर FeSO4 होता है, या फिर CaCO3। बताओ आप लोग क्या होता है आखिर, इसमें से आखिर क्या होता है, आपको यह चीज बताना है। तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी इसमें प्रयुक्त होता है AgCl। 14 का ए वाला हो जाएगा AgCl। इसमें क्या प्रयुक्त होता है, AgCl प्रयुक्त होता है। इसको आप लोग करोगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। आखिर हमारा नेक्स्ट क्या है, तो देखो दोस्तों जो नेक्स्ट है वह आपका है ये 15 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद आ जाएगा हमारे केमिस्ट्री का क्वेश्चन, हम देखेंगे। देखो 15 नंबर जो क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। देखो एक उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या हमें दर्पण की बतानी है। ए ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 30, डी है 40। तो देखो इसको हम यहाँ पर करते हैं। एक उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर, फोकस दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर। R बराबर हो जाएगा कितना, R बराबर 2f होता है, ठीक। R बराबर जब 2f होता है तो हमें त्रिज्या ही निकालनी है। हमें अगर त्रिज्या यहाँ पर निकालनी है, आप खुद ही देखो, अगर हमें त्रिज्या निकालनी है तो 2 गुणे f का मान है 10, तो 10 दूनी 20। ये 20 किस में आया है, ये 15 का बी वाला है 20। इसी को हम एकदम टिक मार देंगे, आपका आंख मूंद कर यह क्वेश्चन सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो उसके बाद आता है उपखंड ग। उपखंड ग में देखो आपकी केमिस्ट्री है, और यह केमिस्ट्री देखते हैं। केमिस्ट्री देखेंगे यहाँ पर 16 नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या है, वो है धावन सोडा का रासायनिक नाम है। देखो धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, या फिर सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बताओ धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा। धावन सोडा का रासायनिक नाम, धावन सोडा मतलब जो कपड़े धोने वाले जो सोडे होते हैं उसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो उसका रासायनिक नाम यार सबको पता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और खाने का सोडा क्या होता है, NaHCO3, ठीक। तो चलो अब आगे हम बढ़ते हैं, 17 नंबर। 17 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपसे कह रहा है कि निम्न में कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। देखो आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिया। अब इसमें डायरेक्टली आपसे पूछ लिया कि इसमें से कौन सी ऐसी धातु है जो कि अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है, अम्ल से H को विस्थापित नहीं करती है। देखो ए ऑप्शन है Fe, बी है Zn जिंक, सी है Cu, डी है Mg। तो बताओ निम्न में कौन सी धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है। तो इसमें से बताओ 17वें का क्या होगा, 17वें का होगा Cu, कॉपर। अभी आप लोग मुझे बताओगे भी, आप मुझे क्या बताओगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, बिल्कुल ही ईमानदारी से बताओगे, क्योंकि मैं चेक तो करने आ नहीं रहा हूं। आप लोग बिल्कुल ईमानदारी से बताओगे कि आपने आखिर कितने क्वेश्चन आखिर सही किए, ताकि एक मुझे भी आइडिया हो जाए कि हाँ आखिर आप इतने क्वेश्चन तो भाई सही कर ले रहे हो, ठीक है। देखो 18 नंबर क्वेश्चन है, Li विकर्ण संबंध दर्शाता है। दोस्तों देखो Li जो लिथियम है वह विकर्ण संबंध किससे दर्शाता है, Na सोडियम से दर्शाता है, फिर K पोटेशियम से, A एल्युमिनियम से, Al एल्युमिनियम से, या फिर डी वाला है Mg मैग्नीज से। तो बताओ मैग्नीशियम किससे दर्शाता है। Li जो विकर्ण संबंध है वह आखिर किससे रखता है, किससे दर्शाता है। देखो 18 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए हैं, एक एक करते करते 18 पहुंच गए। अभी सारे मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ, दिक्कत नहीं लेना है। जो Li विकर्ण संबंध है वह Mg मैग्नीशियम से दर्शाता है, किससे, मैग्नीशियम से। उसके बाद देखो 19 नंबर जो क्वेश्चन है वह है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। देखो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम लिखने की, आखिर एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, इसको आप लोग मुझे बताओ। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, कमेंट करो, आप लोग बताओ एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है। मैं तो आपको बताऊंगा ही। देखो ऑप्शन मैं पढ़ देता हूँ एक बार, ऑप्शन कौन कौन से हैं। ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, और एसिटिक अम्ल ही दे दिया, ये तो होगा नहीं, आपको ही पता है। और एक ऑप्शन है कि एथेनोइक अम्ल, सी है मेथेनोइक अम्ल, डी है प्रोपेनोइक अम्ल। बताओ आप लोग क्या होगा इसका सही उत्तर, बताओ सही उत्तर इसका क्या होगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करो कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा। तो बता दें दोस्तों, जो 19 नंबर क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नाम है वह होगा, क्या होगा,
एथेनोइक अम्ल, एथेनोइल नहीं, एथेनोइक अम्ल होगा यहाँ पर। ये का है, ये ला नहीं है, ये का है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान देना है। अब बढ़ जाते हैं आगे। देखो आगे क्या है, आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर। और आप लोग प्लीज़ मोबाइल पर स्कूल चैनल जो अपना यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आपकी तैयारी हो रही है, उसको प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करो यार। जितने बच्चे देख रहे हो, क्या कर रहे हो आप लोग, ये बताओ क्या कर रहे हो। इसको कम से कम इस बोर्ड एग्जाम में आप लोग 3 लाख तो पहुंचा दो। तो सभी लोग जितने देख रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, इतनी सारी मेहनत की जा रही है आपके लिए, तो आपका एक सब्सक्राइब तो बनता है। जितने बच्चे देख रहे हो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि ये सब मॉडल पेपर बनाने में भी काफ़ी सारी मेहनत लगती है। देखो H2S, H2SO4 या अम्लीय विलयन का pH मान है। H2S या फिर H2SO4 या अम्लीय विलयन का pH मान क्या होगा। ए है 0, बी है 7, सी है 7 से कम, डी है 7 से अधिक। अब बताओ, देखो अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है। अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है। अम्लीय विलयन का pH मान हमेशा के लिए आप लोग जान लो। एक मैं पैरामीटर सेट कर दे रहा हूँ, देखो यहाँ से ये आपको पूरा कन्फ्यूजन दूर कर दे। 0 से यहाँ पर कितना है 14 आता है, ठीक। 0 से 14, यहाँ पर बीच में 7 रहता है। तो इधर आप डाल लोगे अम्ल, इधर क्षार। अब कहोगे भैया ये 7 क्या है, ये है आपके उदासीन बाबा। कौन है, उदासीन। तो जिसका भी pH मान 0 से लेकर 7 तक रहेगा वो सभी अम्ल होंगे। pH मान 7 से अधिक 14 से छोटा रहेगा तो वो क्षार होंगे। और अगर pH मान 7 ही है तो यह उदासीन होगा। उदासीन क्या होता है, आपका पानी जो है वह उदासीन होता है। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है, तो आप लिख दोगे अम्लीय विलयन का pH मान हमेशा क्या होता है। ये देखो अम्ल 7 से कम, तो 7 से कम, ये वाला बिल्कुल ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यही वाला एकदम सही होगा, 7 से कम। इसके बाद अब और सारे अपने क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों। देखो और सारे क्वेश्चन भी ये अब आते हैं आपको वर्णनात्मक प्रश्न, जो कि 50 मार्क का आएगा। 50 नंबर का आपका पूछा जाएगा, 50 मार्क का वर्णनात्मक प्रश्न, जो कि आपको लिखना रहेगा। और ये बेहद महत्वपूर्ण है। देखो जो खंड बा आ गया हमारा वर्णनात्मक प्रश्न, जिसमें उपखंड आ हम लोग करते हैं। पहला नंबर क्या है क्वेश्चन, देखो पहला नंबर क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है। वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर समझाओ। अब आपको बता दें जो वर्ण विक्षेपण है, श्वेत प्रकाश प्रिज्म, इसी प्रकार से आएगा देखना। और वर्ण विक्षेपण क्या होता है, मान लो ये एक प्रिज्म हो गया, ठीक है। तो प्रिज्म से इधर श्वेत प्रकाश जाता है। जब इधर से श्वेत प्रकाश गया तो क्या होता है, इधर एक ही प्रकाश जाएगा श्वेत, लेकिन यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 देख सकते हो 7 तरह के यहाँ पर कलर छूटेगा, ठीक है। 7 तरह के, जैसे एक हो जाएगा लाल, एक हो जाएगा हरा, एक हो जाएगा पीला, फिर हो जाएगा नारंगी, और ऐसे ऐसे करके ही ये सारे कलर आपके आएंगे, ठीक है। तो देख लो उपखंड आ क्या है, वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है। इसको देखो इनके सॉल्यूशन मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसको पूरा ये जितने क्वेश्चन देख रहे हो ना, इन सभी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। आप लोग वीडियो पर 5000 लाइक बस दे दो, पूरे सॉल्यूशन विद गारंटी के साथ सॉल्व होंगे। और मत भी देना भाई, कोई मैं बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो उतना कोई वो नहीं है, बट हाँ अगर आपका मन हो तो कर देना, बाकी इसको सॉल्व भी आएंगे। जितने क्वेश्चन देख रहे हो सभी के सॉल्व आएगा, ये चिंता मत करना कि नहीं इसका नहीं आएगा उसका नहीं आएगा, मैं देखो सारे के सॉल्व लाऊंगा, ठीक। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है प्रकाश परावर्तन के नियम है। कितने नियम है प्रकाश के परावर्तन के, कौन कौन से नियम है बताओ। परावर्तन ये जो होता है, यहाँ पर मान लो जल है, ठीक, तो यहाँ से आया और यहाँ पर जैसे आगे ऐसे हो जाता है या फिर ऐसे हो जाता है, तो ये वाला जो है प्रकाश का ऐसे नहीं जा पाता है। तो ये बताओ क्या, प्रकाश का परावर्तन। देखो प्रकाश का परावर्तन, इसके नियम हमें लिखने हैं, तो इसके नियम बताना और रेखा चित्र बनाकर भी समझाना, जो कि 4 नंबर मिलेगा आपको, ठीक दोस्तों, 4 नंबर आपको मिलेंगे। फिर तीसरा, विद्युत मोटर नामांकित आरेख खींचकर, विद्युत मोटर नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट करें। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है, ये दोस्तों 101% पेपर में आना तय है। एक ये हो गया, और एक अभी मैं आपको बताता हूँ, 2-3 बता दूंगा, उसमें से 100% आएगा ही आएगा। देखो जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण हस्त अंगूठे नियम में अंगूठे की दिशा क्या निर्दिष्ट करती है, यह नियम किस प्रकार फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से भिन्न है। और किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन में पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है,
इसके ठीक नीचे की ओर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा 6 नंबर के लिए। और एक चीज ध्यान देना, अगर आपको यह क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आपके लिए अथवा भी एक करके देता है कि जाओ भैया आप अथवा में ही कर डालो। वह क्या है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट करो। एक आपका हो गया विद्युत मोटर, एक हो गया विद्युत जनित्र, एक हो गया आपका दृष्टि धारा जनित्र। इसमें से 101% क्वेश्चन फंसने हैं 6 नंबर के लिए, तो इसलिए मैं आपसे बार बार फिर से बोल रहा हूं, प्लीज आप लोग इनको तैयार करके अच्छे से जाना, आपका पेपर बहुत ही अच्छे से जाएगा। और देखो क्या करना है, विद्युत जनित का सिद्धांत एवं कार्यविधि स्पष्ट करनी है और चित्र के साथ यह चीज करना है, ध्यान दीजिएगा, चित्र के साथ आपको करना है। फिर है विद्युत, यहां पर रहेगा जनित्र रहेगा, ठीक, विद्युत जनित्र में जनित्र में विभक्त वाले का क्या महत्व है, और इसका पूरा फिगर भी बनाओगे, चाहे विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, चाहे जिसका बनाओगे फिगर बनाओगे। तो मैं आपसे फिर कहता हूं, आप आधे घंटे 40 मिनट लगा के थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। मैं बार बार बोल रहा हूं, आधे घंटे 40 मिनट लगा के आप लोग प्रैक्टिस कर लो, आपके पेपर के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक, तो चलो देखते हैं आगे, उपखंड खा में आ जाते हैं। उपखंड खा है आपकी केमिस्ट्री। क्या है उपखंड खा आपकी, कौन सी है, केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये है आपका उपखंड खा। अब देखो उपखंड खा में सबसे पहला आ जाता है, मतलब यहाँ का 5वां। तो 5वां क्या कह रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अब देखो इनके लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, इसको भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जितने भी लोग देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मैं ये पूरा सॉल्व कराऊंगा। ये मत सोचेगा कि कुछ सॉल्व आपका नहीं होगा, पूरा सॉल्व कराऊंगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखना। दूसरा है फास्फोरस क्लोरीन गैस में जल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड निर्मित करता है, ठीक। या फिर सी है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, जैसे जिंक हो गया, सिल्वर नाइट्रेट हो गया। चलो थोड़ा मैं इसको सॉल्व कराऊंगा पूरा, तो उसमें बता दूंगा। अभी मैं आपको इसके बता देता हूँ थोड़े बहुत, जैसे मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड HCl गिब्स, मैग्नीशियम फ्लोराइड MgCl प्लस हाइड्रोजन H। और यह टोटल देखो 4 नंबर के लिए आपसे पूछा जा रहा है। फिर आता है देखो कुछ तत्व के परमाणु क्रमांक 10, 20, 7, 14 है। तो पहला है ए, तत्वों की पहचान कीजिए। तो तत्वों की पहचान कैसे करोगे, आपको याद होना चाहिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। देखो यार, मुझे याद है मैं 7th में था, 7 से ही मुझे याद है। तो यार आप लोग 10th में आ गए हो ना, तो याद कर लो, अभी याद कर लो। बाकी ज़्यादातर लोगों को याद होंगे, आप लोग 30 तक याद कर लेना। मुझे तो फिलहाल 50 से 60 तक याद है, अभी एक बार और रिवाइज कर लूंगा। और ये मुझे 50-60 तक कब से याद है, मैं जब 7th में था, 7 से 8th में। देखो मैं कैसे याद किया था, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। मैं ऐसे करता था, वैसे स्टार्टिंग में तो एक दिन में मैंने 10 याद किए, लेकिन उसके बाद जब कंफ्यूजन होने स्टार्ट होगी, अगले दिन डायरेक्ट आप 20 नहीं याद कर सकते। तो क्या किया, मैं 1 महीने तक लगा था, 10 के बाद फिर 11 ही, आज याद किया सिर्फ 11, फिर नेक्स्ट दिन 12वां याद किया, फिर 13वां याद किया। आप ऐसे करके देखो भाई, 2 महीने में आपको 60 याद हो जाएंगे। आपको लगता होगा इतना हार्ड है, और ये आपके 10th के लिए ही नहीं, आपके 11th में भी महा महत्वपूर्ण है, आपके 11th के लिए भी एकदम रामबाण है, ठीक। तो चलो आगे देखते हैं। देखो जो हमारा नेक्स्ट है उसको देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। देखो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट है, यह क्या कह रहा है, यह है कि आवर्त सारणी में इन तत्वों की समूह संख्या तथा आवर्त पहचानी। देखो आवर्त सारणी में क्या करना है, आवर्त सारणी में क्या करना है कि इन तत्वों की समूह संख्या एवं आवर्त पहचानना है। तो आप लोग उसको पहचानोगे, जो कि आप पहचान लोगे, मुझे उसमें कुछ बताना नहीं, मैं जब सॉल्व कराऊंगा तो पूरा अच्छे से करा दूंगा। साइंस के लिए बिल्कुल आप लोग चैनल पर जुड़ ही जाओ, मैं तो बार बार आपसे बोला हूँ साइंस के लिए जुड़ जाओ। इससे बढ़िया, इन सभी से बढ़िया वीडियो कोई भी चैनल पर आपको नहीं मिलेगी, इतना मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। जितनी भी वीडियो, सिर्फ प्लेलिस्ट की मैं बात करूँ, अगर आप प्लेलिस्ट की ही वीडियो देख लेते हो तो गारंटी है 99% आने से
कोई रोक नहीं सकता। बाकी उसमें आपका है, आप कितना लिख रहे हो कितना नहीं, आप 90% का कर रहे हो 92% का कर रहे हो, वो पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो तो 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ क्या मिलाएंगे कि ये कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा प्लस और डैश डैश सिल्वर नाइट्रेट जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, तो यहाँ पर तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या मिलेगा, जिंक ही रहेगा। और एल्युमिनियम डैश प्लस डैश डैश एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, तो CuAl क्या मिलाएंगे यहाँ पर, CuAl, Al ऐसे रहेगा। क्योंकि देखो एल्युमिनियम में, एल्युमिनियम नहीं Al में क्या करेंगे, CuAl नहीं, एक सेकंड, यहाँ पर हो जाएगा कॉपर आया ना, और यहाँ पर Al है, एल्युमिनियम क्लोराइड निकल जाएगा, यहाँ पर एल्युमिनियम, यहाँ पर CuCl बनेगा। ठीक, यही मैं कंफ्यूज रहता, CuCl। तो देखो एल्युमिनियम क्लोराइड बन गया और कॉपर अलग निकल गया। तो इसी प्रकार से ठीक आप देख लेना इसको। फिर आते हैं, या फिर उसको नहीं आता तो आप अथवा में देख लो, आप अथवा में भी कर सकते हो, इसका ध्यान देना। अथवा में आप क्या कर सकते हो, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अब देखो आप संक्षिप्त में टिप्पणी लिख सकते हो कि इन सभी चीज़ों पर आप संक्षिप्त में टिप्पणी लिख दोगे। तो आप देखते हैं कैसे करोगे। जैसे पहला संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें दो अभिक्रियाएं जब आपस में जोड़ती हैं, इस प्रकार से जो भी इसका आंसर है उसकी आप संक्षिप्त में टिप्पणी करोगे। उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्षारण। देखो आखिर ये संक्षारण क्या होता है, इस पर आप टिप्पणी लिखोगे। फिर आता है भर्जन, तो ये और आप समझो कि जो संक्षारण होता है, जब कोई भी लोहे की वस्तु क्या होती है, कोई भी लोहे की वस्तु है, अभी थोड़ा लाइट कम हो गई होगी बिकॉज लाइट चली गई, तो मैं थोड़ा ब्राइट ही करता हूँ अगर सही हो तो। देखो कोई भी लोहे की वस्तु नमी या फिर आर्द्रता के संपर्क में आकर, वायु के संपर्क में आकर वह क्या करते हैं, जंग लगने लगता है। जैसे देखो लोहा देख लो, आप लोहा को 1 साल के लिए क्या करो, बाहर छोड़ दो, बाहर उस पर बिना पेंट किए हुए, बाहर लोहा को छोड़ दो 1 साल के लिए बिना पेंट किए हुए, उस पर देखो जंग लग जाएगा, जंग छोड़ने लगेगा। ठीक, तो और उस पर देखो संक्षारण से बचाने की विधि क्या है, पेंट कर दो, पेंट करके रखो, सबसे बढ़िया विधि है पेंट करके। ठीक, अब देखो गा वाला देखते हैं, गा वाला भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो गा वाला वह क्या है कि वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है यह बताना है आपको। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, इसका क्या महत्व है यह बताना है। और मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना का स्वच्छ नामांकन चित्र बनाइए। मैं तो आपको चिल्ला के यह बता रहा हूँ कि आप ये चित्र जो है इम्पोर्टेंट उसको तैयार कर लो। अब देखो कौन कौन से इम्पोर्टेंट चित्र हैं, फिगर हैं। जैसे आप कहोगे मानव हृदय, क्या हुआ, मानव हृदय, और हो गया मानव पाचन तंत्र। ठीक, और ऐसे ही हो गए, और भी 2-4 हैं, जैसे नर जनन तंत्र, मानव जनन तंत्र, और ऐसे हैं 2-4 जो कि मैं आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियो में बता दूंगा कि यह फिगर तैयार करके चले जाओ, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक, तो उतना आप लोग जान जाओगे। चलो आप बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन, समजात तथा समरूप अंगों का उदाहरण देकर समझाओ। देखो समजात एवं समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाएं कि समजात अंग कौन होते हैं और समरूप अंग कौन होते हैं। अब यह मत कहना कि भैया ये मैथ कहाँ से आ गई, ये मैथ नहीं है, आपकी बात है। उसके बाद है वृक्क में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करना है, यह है 6 नंबर का आएगा। लेकिन अगर आप देखो या नहीं कर पाते हो या फिर आपको यह नहीं आता है तो आपके लिए और ऑप्शन बचा है, जो कि मानव में नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, या फिर नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है 6 मार्क के लिए। कितने, 6 मार्क। अब जैसे इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसके जो सब्जेक्ट वाले, तो उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा, उसके लिए आप कमेंट कर देना, तो उसकी भी वीडियो आएगी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, और हाँ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और उन्हें बताओ कि मोबाइल पर स्कूल चैनल पर आपके क्लास 10 की बहुत ही बेहतरीन तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं हम आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में।